हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जूल थॉमसन कोफिशिएंट तक का देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, पहला है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट पुट एनी डजंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि हीट आपका किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है। उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आपका कैसे हीट का ट्रांसफ़र जो पर्टिकुलर सिस्टम और सराउंडिंग में हो पाएगा, इस चीज़ के बारे में उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। क्या, जैसे कि उन्होंने बस कहा कि हीट का फ्लो होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, तो अब लोअर टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम में कैसे हाई हीट ट्रांसफ़र होगा? ऐसा तो होता ही नहीं है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें। तो पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई डू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस अकर इन अ स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। इसने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया है कि क्यों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि अपने आप ही हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइस केप्ट इन रूम मेल्ट इनटू वाटर, बट वाटर केप्ट इन रूम डजंट चेंज इनटू आइस इटसेल्फ। वही बात है कि आइस को रखेंगे तो वाटर में बदल जाता है, मगर वाटर आइस में नहीं बदलता है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है? सॉरी। थर्ड है, इट इज़ अनेबल टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम वो उसको पता नहीं कर सकते हैं। और चौथा है, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी कम्प्लीटली इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। और इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि किसी, मान लो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हीट है, टोटल हीट को हम वर्क में क्यों नहीं बदल सकते हैं, इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। आपका क्या है कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका दिया है, इफ़ क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई फ्रॉम T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस, द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई। अगर आपका कहा है कि C क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम के टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ा देगा, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या? C इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 इज डेल्टा T, ठीक है। अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है? वेरी करती है, बदलती है, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि तो चेंज क्या होगा? छोटा छोटा होगा भाई, जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे हीट कैपेसिटी में चेंज होगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई dt भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। एक यूनिट मास मतलब चाहे आप 1 ग्राम ले लीजिए, 1 kg ले लीजिए, 1 kg ले लीजिए, या तो अगर जैसे कि मान लो 1 यूनिट सब्सटेंस मतलब 1 ग्राम ले लीजिए, 1 kg ले लीजिए, तो 1 यूनिट आपने सब्सटेंस लिया है, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, 1 सेकेंड बेटा, जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है वो आपका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है कि आपका देखो दिया हुआ है कि मास m हमने लिया है और Q अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है, ताकि टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ जाए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? Q अपॉन m इंटू T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 इज डेल्टा T। अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन है तो आपका वो क्या हो जाएगा? mdt हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन लिखा है, वेयर Q इज एन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाई मास m। बहुत छोटा अमाउंट ऑफ हीट है जो मास m ने अब्जॉर्ब किया है। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 केल्विन। क्या कह रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी वो अमाउंट है हीट का कि जो 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को Cm से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी क्या है? Q बाई डेल्टा T है। इसकी यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल है, ओके।
नेक्स्ट है, दो टाइप के होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, एक तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले हीट कैपेसिटी को हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका CV इज इक्वल टू QV बाई dt। तो QV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू, हमने पीछे पढ़ा था, वीडियो में बताया था मैंने, QV इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, ठीक है। अब डेल्टा यू बहुत छोटा है तो डेल्टा यू क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो देखो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, तो इसको हम डेल यू बाई डेल टी भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई डेल यू बाई डेल टी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि डेल यू क्या है आपका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो इंटरनल एनर्जी के रेट में जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वही कहलाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम ऐसे ही कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। इसको CP से आप डिनोट करते हो, ये हो जाएगा QP बाई dt। QP आपने पीछे पढ़ा था हमने, डेल्टा H होता है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H बाई डेल्टा टी या डेल H बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल H बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी, H क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है विथ टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी के रेट में जो भी चेंज आएगा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। भैया पहले अंदर। नेक्स्ट है आपका relationship between CP and CV. Molar heat capacity of a gas at constant pressure must be greater than that constant volume, that is CP is greater than CV, ठीक है। इसके बीच में एक जो रिलेशनशिप सेटअप होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने सबसे पहले लिखा है PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT और चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल V, हमने पढ़ा था कल। तो PV अब आपका 1 मोल अगर आइडियल गैस का आप लेते हो तो 1 मोल आइडियल PV1 इज इक्वल टू RT1। भाई वॉल्यूम जब V1 था तो टेम्परेचर आपका T1 था, वॉल्यूम जब V2 हुआ तो टेम्परेचर आपका T2 हुआ। अब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखो P V2 माइनस V1 और R T2 माइनस T1, क्योंकि यही चेंज है। तो P डेल V इज इक्वल टू R डेल T, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, P डेल V की जगह क्या रख दिए, R डेल T रख दिए हैं। तो डेल H डेल T को डेल T से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो डेल H बाई डेल T, ठीक है। उसके बाद देखो डेल U बाई डेल T किया हुआ है, देखो किया है ना। इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम डेल टी से डिवाइड कर दें। इसको हम डेल टी से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है डेल H बाई डेल टी आ गया, ये भी डेल U बाई डेल टी हो गया और ये डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस बच जाएगा R, ठीक है। अगर डेल H और डेल U क्या है, बहुत छोटे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिख देंगे। ये एट कांस्टेंट प्रेशर था, अभी हमने पीछे लिखा था, और ये आपका 1 सेकेंड, इसको उठा के यहाँ हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, चलो। और ये आपका जो है, ये आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये हमने अभी यही पढ़ा कि ये आपका जो होता है ये CP था और ये आपका क्या था, CV था। तो यहाँ पे आपका हो गया CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं जो आप लोग को लर्न करने हैं और आप लोग को याद रहने चाहिए।